हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी सीजीएल वैकेंसी 2022 यानी कि सचिवालय सहायक भर्ती 2022 के लिए बिहार एसएससी में जितने भी साइंस के प्रश्न 2011 से लेकर के अब तक पूछे गए थे उनको हम कवर कर रहे थे। और आज हमारा यह पार्ट 3 है, यानी कि साइंस का ऑलरेडी हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, उन दोनों वीडियोज़ का लिंक आपको आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी इसी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो बिहार एसएससी सीजीएल से संबंधित अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग 2011 से लेकर के अब तक जितने भी बिहार एसएससी में साइंस के प्रश्न पूछे गए हैं उसका हम लोग पार्ट 3 कवर करेंगे। इसका मतलब है कि ऑलरेडी हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 कवर कर लिया है। अगर आपने इन दोनों वीडियोज़ को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स देखिए, इस वीडियो को बनाने में 2 से 3 घंटे का मैंने अपना इंपॉर्टेंट समय दिया है। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और जब सेशन समाप्त होगा तो इससे शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न के नीचे आपको लिखा मिल जाएगा कि यह प्रश्न किस वर्ष और किस एग्जाम में पूछा गया है। सभी ऑप्शन को एक बार देख लीजिए, फिर इसका राइट आंसर बताइएगा। ध्यान दीजिएगा, देखिए एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है, क्योंकि एक्स किरणों की तरंग दैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी की परिमाण की कोटि समान होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। एक्सरे में हाई एनर्जी विद्युत चुंबकीय विकिरण होते हैं। आपको पता होता है एक्सरे का खोज रोंगजन ने किया था। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको आंसर पता है तो आंसर आप कमेंट बॉक्स में देकर के बताते चलिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सीमेंट की ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लिकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य क्या है। अच्छा देखिए, सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? तो जोसेफ एस्पडिन ने किया था। किसने किया था? जोसेफ, यहाँ मैं लिखता हूँ, नाम पूछा जाता है, जोसेफ एस्पडिन ने किया था। ठीक है, ये नाम आप ध्यान रखेंगे। देखिए सीमेंट की ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लिकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य क्या है? तो देखिए इसका उद्देश्य है सेटिंग की दर को त्वरित करना, अर्थात जिप्सम मिलाने से सीमेंट जल्दी जम करके कठोर हो जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर सेटिंग की दर को त्वरित करना है। ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव कौन सा है? प्राकृतिक गैस में कई गैसों का मिश्रण होता है, जिसमें से मुख्यतः मीथेन होती है। CH4 मीथेन का फॉर्मूला होता है, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्राकृतिक गैस ईंधन का प्रमुख स्रोत होता है और यह अन्य जीवाश्मी ईंधनों के साथ पाई जाती है। राइट आंसर इसका मीथेन हो जाएगा। देखिए इसी प्रकार से हम लोगों ने फ्रेंड्स आपको हिस्ट्री को एक अलग वीडियो में कवर कराया हुआ है, पॉलिटी को अलग वीडियो में, ज्योग्राफी को अलग वीडियो में। 2011 से लेकर के अब तक जितने भी पुस्तक और लेखक से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उनको एक अलग वीडियो में कवर करा दिया है। साइंस का 2 पार्ट मैंने कवर करा दिया है। तो करीब मैंने अब तक आपको 6 से 7 वीडियो कवर करा दिया है घटना चक्र का। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, देख लीजिएगा। देखिए अधातुएं सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती हैं, परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। इसका कारण क्या है बताइए? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए ग्रेफाइट जो है अधातु होते हुए भी विद्युत की सुचालक है, क्योंकि इसमें शिथिलताबद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, कार्बन का अपरूप है, आपको पता है। ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल का लीड बनाने में, उसके बाद लुब्रिकेंट यानी कि स्नेहक के रूप में किया जाता है। साथ ही साथ न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा कि वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर गैस कौन सी है? वातावरण में पूछा गया है। तो देखिए इसमें सर्वाधिक प्रचुर जो है यह आपका नाइट्रोजन हो जाएगा। नाइट्रोजन 78% तक पाया जाता है। उसके बाद ऑक्सीजन 21%, आर्गन जो है 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड बार बार पूछा जाता है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्न में से कौन परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं था? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन संबंधित नहीं था, यह पूछा गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे तो राइट आंसर आपका क्यूरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैडम क्यूरी जो थी इन्होंने रेडियम की खोज किया था।
ठीक है। और देखिए इनको 2 बार विज्ञान की 2 शाखाओं में नोबेल पुरस्कार दिया गया है, एक बार फिजिक्स में और एक बार इनको केमिस्ट्री के लिए दिया गया था। 1903 में, याद रखेंगे 1903 में इनको रेडियो एक्टिविटी के लिए दिया गया, और 1911 में इनको रेडियम की शुद्धिकरण और पोलोनियम की खोज के लिए दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्ड्स अभिक्रिया इसे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त होती है। बर्ड्स अभिक्रिया, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका देख लीजिए एल्केन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एथिल ब्रोमाइड को ईथर की उपस्थिति में, ठीक है, ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया जब कराई जाती है तो फ्रेंड्स इसका जो है एल्केन प्राप्त होता है, ब्यूटेन प्राप्त होता है। क्लियर, जिसको कि हम लोग बर्ड्स रिएक्शन कहते हैं। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि सिरके का पीएच मान होता है, तो सिरके का पीएच मान जो है 2.4 से लेकर के 3.4 के बीच होता है। तो यहाँ पर देखिएगा 3 दिया गया है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध वाटर का जो होता है, शुद्ध पानी का पीएच मान 7 होता है। खाने वाला जो नमक होता है सोडियम क्लोराइड, इसका भी पीएच मान 7 होता है, याद रखेंगे, ठीक है। उदासीन विलयन जो होता है इसका भी पीएच मान 7 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न कि मशरूम क्या है, तो देखिए मशरूम जो होता है यह कवक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। मशरूम क्या है फ्रेंड्स, तो मशरूम जो है कवक है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न कि लक्स इसकी इकाई है। लक्स जो है यह किसकी इकाई है, तो यह प्रदीप्ति की है। अच्छा फ्रेंड्स, कैंडेला जो है यह ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी कि ज्योति तीव्रता का इकाई है कौन, तो कैंडेला, ये भी पूछा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। कैंडेला ल्यूमिनस इंटेंसिटी का ताप का केल्विन होता है, बल का न्यूटन होता है और द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। 1 नैनोमीटर बराबर है तो 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। चलो उसके बाद देखिएगा किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है। कार्बन की मात्रा जो होती है ये सबसे ज़्यादा एंथ्रासाइट में होता है, ठीक है, ये सबसे उच्च किस्म का कोयला है क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होता है। सबसे अगर हम बात करें सामान्य किस्म का कोयला तो ये बिटुमिनस है। सबसे खराब किस्म का कोयला पीट है, ठीक है, पीट में सबसे कम कार्बन की मात्रा होती है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स ये पैनक्रियाज की खराबी से होता है, आपको पता है किसकी खराबी से, तो मधुमेह जो होता है यह अग्नाशय जो है पर्याप्त अगर इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता है तब होता है, यानी कि पैनक्रियाज अग्नाशय में कोई गड़बड़ी आती है तो इंसुलिन का उत्पादन नहीं होता है जिसके कारण होता है। चलो उसके बाद देखिएगा कि तारों का रंग निर्भर करता है, तो तारों का जो रंग है फ्रेंड्स वह उसके तापमान पर निर्भर करता है, ठीक है, तापमान पर निर्भर करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांच के लिए होती है, बताइएगा। देखिए प्रश्न जो है बिहार एसएससी सेकंड सीजीएल पीटी एग्जाम 2015 में पूछा गया है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो देखिए आयोडीन स्टार्च परीक्षण एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसका उपयोग स्टार्च की उपस्थिति के लिए किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। आयोडीन टेस्ट की सहायता से सब्जियों में कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति का परीक्षण भी किया जाता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, स्टार्च हो जाएगा। तो यहाँ पर बताइए इसका करेक्ट आंसर इसमें से क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है, बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो विटामिन ए का गाजर हो जाएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, इसकी कमी से रतौंधी होता है, जीरोप्लेथेलमिया नामक रोग होता है, ठीक है, याद रखेंगे। नींबू विटामिन सी पाया जाता है। उसके बाद देखिएगा कि जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का द्योतक है। देखिए जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिरेगा तो क्या होगा, तो जब अचानक गिरेगा तो यह आंधी या झंझावत की संभावना है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अब देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता है यानी कि ले सकता है, ठीक है, जिनको कि यूनिवर्सल रेसिपिटर कहा जाता है, तो ए बी है। यूनिवर्सल डोनर जो है ब्लड ग्रुप ए है। ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी में भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होगा।
तो देखिए फ्रेंड्स, इस्पात से निर्मित गोल गेंद को जब पारे यानी कि मरकरी से भरी बाल्टी में डुबाया जाता है तो गेंद सतह पर तैरती है। इसका मुख्य कारण है कि इस्पात का घनत्व जो होता है यह पारे के घनत्व की तुलना में काफ़ी कम होता है, तो यह क्या होगी, तैरेगी। तो यहाँ पर देखिएगा यह पारे की सतह पर तैरेगी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए होता है। तो देखिए डेसिबल का प्रयोग जो होता है यह किसके मापन के लिए होता है, तो यह राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बताइए करेक्ट आंसर। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये आपका कौन सा हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा इसमें से ध्वनि की तीव्रता। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको डेसिबल ऐसे लिखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस निमित्त में है। तो कैल्शियम की आवश्यकता जो होती है ये मांसपेशियों के कार्य के लिए, हड्डियों के विकास के लिए और खून जमने के लिए। तो उपरोक्त तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार की बैटरी में इसका इस्तेमाल होता है। तो कार की बैटरी में किसका इस्तेमाल किया जाता है, कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है फ्रेंड्स, सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है कार की बैटरी में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेंट की तरह उपयोग होता है यह कौन सा है। तो यह है KMnO4। अब आप समझ गए होंगे कि KMnO4 जो होता है ये किसका फॉर्मूला है, तो पोटेशियम परमैंगनेट का। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है। बताइए राइट आंसर क्या होगा, सभी ऑप्शन को एक बार देख लीजिए। ठीक है, बताइए लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर क्या मिलता है, यह आपसे पूछा गया है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, लाइपेज द्वारा वसा के जल अपघटन से वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल उत्पन्न होता है। मनुष्य में वसा का पाचन पायसीकरण के साथ आरंभ होता है और क्षुद्रांत में समाप्त होता है, जहां पाचित वसा को वसीय अम्ल के रूप में अवशोषित कर लिया जाता है और ग्लिसरॉल को अत्यंत लैक्टिक में अवशोषित कर लिया जाता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि कार का एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है उसमें पूछा गया है कि किस घर्षण का मान सबसे अधिक, फिर उससे कम, फिर उससे कम होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सभी ऑप्शन को एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है, और आपको अच्छी तरीके से पता भी है, ठीक है फ्रेंड्स, कि ये जो घर्षण होता है ना इसमें सबसे ज़्यादा मान किस घर्षण का होता है। तो सबसे ज़्यादा होता है आपका, बताइए राइट आंसर, एस्थेटिक घर्षण का। ठीक है, उसके बाद होता है गतिज घर्षण का और फिर आखिर में रोलिंग घर्षण का, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। रोलिंग घर्षण का मान जो होता है सबसे कम होता है। चलिए, और आपको पता है कि दो सतहों के मध्य लगने वाला घर्षण बल उनके संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, यह केवल सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न हमारा कि ध्वनि की गति भी और माध्यम के घनत्व पी के साथ संबंध क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल्सियस पैमाने में 5 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होता है। देखिए सेल्सियस पैमाने में आपसे पूछा गया है, फॉर्मूला अगर आपको याद होगा सी अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ 5 इक्वल टू F माइनस 32/9 होता है। अब यहाँ पर आप सी पूछा गया फ़ारेनहाइट, यानी कि आपसे सेल्सियस में निकालने के लिए बता रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा सी इक्वल टू 5 ही रहने देंगे इधर, उसके बाद राइट हैंड साइड में F का मान दे दिया है 5, तो 5 माइनस 32/9। 5 में से जब इसको घटाएंगे फ्रेंड्स तो कितना हो जाएगा, 32 माइनस 27 हो जाएगा, अपॉन ये 9 हो जाएगा। तो 9 कितना टाइम में, 27 3 टाइम में जा रहा है, तो ऊपर -3 हो जाएगा। तो यानी कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, -15 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे कि यह जो सिद्धांत दिया गया है, ठीक है, डेल पी डेल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π, यह जो है फ्रेंड्स यह क्या है, तो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा डेल पी जो है यह क्या है फ्रेंड्स, तो यह डेल पी जो है यह संवेग में अनिश्चितता है, और डेल एक्स जो है फ्रेंड्स यह स्थान में अनिश्चितता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है अपने, तो भूख लगने पर वह अपने ग्लाइकोजन का प्रयोग करता है।
ग्लाइकोजन जो होता है यह संचित भोजन के रूप में यकृत में उपस्थित रहता है, यानी कि लीवर इसको स्टोर करके रखता है कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में, और जब भूख लगती है तो इसी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ग्लाइकोजन कहाँ जो रहता है संग्रहित भंडारित, तो यह लीवर में रहता है, ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है। उसके बाद देखिएगा कि यह प्रोटीन नहीं है, तो इसमें से देखिएगा प्रोटीन जो नहीं है ये लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जो है फ्रेंड्स यह एक ब्लड सेल है। ठीक है, सफ़ेद रक्त कणिका कोशिका लिम्फोसाइट। आगे बढ़ेंगे कि विषाणु में होता है, तो विषाणु जो होते हैं या तो आरएनए होते हैं या फिर ये डीएनए होते हैं, दोनों एक साथ नहीं होंगे, या तो आरएनए वायरस या फिर डीएनए वायरस, आपने सुना होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यदि एक व्यक्ति एक समतल दर्पण की तरफ भी चाल से चलता है तो दर्पण में अपना प्रतिबिंब इस चाल से अपनी ओर आता प्रतीत होगा। तो कोई व्यक्ति अगर भी चाल से आ रहा है तो दर्पण में उसका चाल 2v से उसकी तरफ आता हुआ प्रतीत होगा। तो यहाँ पर देखिए 2v दिया गया, और किसी दर्पण का किसी व्यक्ति को अपना अपना पूरा प्रतिबिंब अगर देखना है इस व्यक्ति को, तो कितना उसके लंबाई का दर्पण चाहिए होगा, तो उसकी लंबाई का आधा दर्पण चाहिए होगा, तभी वो अपना पूरा प्रतिबिंब देख पाएगा। देखिए कौन सा समीकरण चार्ल्स के नियम को प्रकट करता है, बताइए चार्ल्स के नियम को कौन सा जो है इसमें से समीकरण प्रकट करता है, ये आपसे पूछा गया। देखिए चार्ल्स का नियम क्या है, तो स्थिर दाब पर किसी गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके परम ताप का सीधा अनुपाती होता है। यानी कि स्थिर दाब पर किसी गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके परम ताप के सीधा अनुपाती होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए संपर्क विधि इसके निर्माण में प्रयोग होती है, तो देखिए संपर्क विधि के द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन किया जाता है। तो राइट आंसर इसका सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा, संपर्क विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहाड़ों पर नाक से जो है रक्त निकलने का प्रमुख कारण क्या है। तो पहाड़ पर क्या होता है, मैंने बताया आपको कि वहाँ पर वायुदाब कम हो जाता है। क्या होता है, पहाड़ पर वायुदाब कम हो जाता है, जिसके कारण जो है वहाँ से ब्लड जो है नाक से निकलने लगती है। आपने पढ़ा भी होगा कि जब आप वायुयान में सफ़र करते हैं तो जो स्याही होती है पेन की वो बाहर निकल जाती है। इसका कारण भी यही है कि वहाँ पर वायुमंडलीय दाब कम होता है, इसी के कारण नाक से ब्लड आ जाता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब का घटना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि संक्रामक रोग और बाह्य प्रभाव से शरीर की रक्षा करने वाली कोशिका कौन सी है। तो देखिए फ्रेंड्स यह जो कोशिका है आपको पता है कि यह WBC है। कौन सा है, WBC है, यानी कि सफ़ेद रक्त कणिका, और इसको एक और नाम से जाना जाता है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है, बताइए, ल्यूकोसाइट्स। क्या नाम है इसका, ल्यूकोसाइट्स नाम है। तो यहाँ पर देखिएगा ल्यूकोसाइट्स दिया गया, इसलिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि RBC, WBC और प्लेटलेट्स का जो अंग्रेजी नाम है उसको भी याद रखेंगे, एक और नाम है। तो देखिए उसी प्रकार से WBC का ल्यूकोसाइट्स नाम है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल में जो है कौन सा तत्व पाया जाता है। तो आपको पता है फ्रेंड्स क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम पाया जाता है। कौन सा तत्व पाया जाता है क्लोरोफिल में, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, यानी कि पर्णहरित या हरित लवक क्लोरोफिल प्रोटीन युक्त एक जटिल रासायनिक यौगिक है जो पत्तों में हरे रंग का कारण होता है। ठीक है, राइट आंसर इसका हो जाएगा मैग्नीशियम। उसके बाद देखिएगा कि पेप्टिक अल्सर के लिए कौन जिम्मेदार है। पेप्टिक अल्सर जो है एक तरह का घाव है जो खाने की नली, पेट या छोटी आंत में विकसित होता है। अल्सर तब होते हैं जब पेट का एसिड पाचन तंत्र की सतह को नुकसान पहुंचाता है। इसके जो आम कारण हैं उसमें हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नामक बैक्टीरिया और एस्पिरिन जैसे सूजन रोधी दर्दनाशक जो दवा हैं वो हैं। तो यहाँ पर देखिएगा हेलिकोबैक्टर पाइलोरी दिया गया है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे कि विद्युत अलार्म में मुख्यतः कौन सा सेल प्रयोग किया जाता है। तो देखिए विद्युत अलार्म में जो है लेक्लांजे सेल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और फ्रेंड्स इसके बाद और भी पूछा जा सकता है कि जो फायर अलार्म है उसमें किस सेल का इस्तेमाल किया जाता है। तो फायर अलार्म में फोटो सेल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, फोटो सेल का इस्तेमाल किया जाता है फायर अलार्म में। चलिए आगे बढ़ेंगे कि प्लाज्मा का मुख्य तत्व क्या है। प्लाज्मा जो होता है यह हल्के पीले रंग का तरल घटक है, यह ब्लड में पाया जाता है, और देखिए यह कुल रक्त का लगभग 15% भाग अकेले प्लाज्मा होता है। लेकिन प्लाज्मा में अगर बात करें
तो सबसे ज़्यादा मात्रा जल का होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि सोल्डर किस अयस्क का मिश्रण होता है। सोल्डर जो होता है यह किस अयस्क का मिश्रण होता है। तो देखिए सोल्डर जो होता है यह टीन और सीसा का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, सीसा और टीन का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस प्रकार मत्स्य विज्ञान मछलियों के अध्ययन के लिए संबंधित है उसी प्रकार जरा विज्ञान संबंधित है। तो देखिए जरा विज्ञान जो है यह किससे संबंधित है, तो राइट आंसर उम्र वृद्धि का अध्ययन होता है जरा विज्ञान में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि उम्र वृद्धि का अध्ययन दिया गया है। आगे बढ़ेंगे कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, तो मैंने आपको बताया था कि 0.03% होता है। ठीक है, ये पूछा जाता है, आप इसको निश्चित रूप से याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन 78% लगभग, उसके बाद 21% जो होता है, 21% कार्बन डाइऑक्साइड, 21% जो है यह कौन सा गैस होता है, तो ऑक्सीजन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भूगर्भिक चट्टानों की आयु को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो इस्तेमाल किया जाता है प्राचीन भूगर्भिक चट्टानों की आयु को नापने के लिए, यह किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो यह आपसे पूछा जा रहा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पोटेशियम आर्गन डेटिंग। किसका इस्तेमाल किया जाता है, पोटेशियम आर्गन डेटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि सिरका को किसकी सहायता से तैयार किया जाता है। तो फ्रेंड्स यह किया जाता है, तो देखिए सिरका को किसकी सहायता से तैयार किया जाता है, तो एसिटोबैक्टर एसीटी की सहायता से। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे अब कि कौन सा प्रोटीन साधारण प्रोटीन का एक उदाहरण है। साधारण प्रोटीन का उदाहरण इसमें से ग्लोब्यूलिन है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ग्लोब्यूलिन मानव रक्त में प्रोटीन का एक समूह है। यह लीवर में प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा निर्मित होता है। ग्लोब्यूलिन लीवर के कार्य, रक्त के थक्के जमने और संक्रमण से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ग्लोब्यूलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तरंग का प्रयोग रक्तविहीन सर्जिकल ऑपरेशन के लिए किया जाता है। तो रक्तविहीन सर्जिकल ऑपरेशन के लिए किया जाता है इंफ्रासोनिक का भी और अल्ट्रासोनिक का भी। ठीक है, अल्ट्रासोनिक का मैक्सिमम इस्तेमाल किया जाता है। अगर ऑप्शन में अल्ट्रासोनिक रहता तो आप अल्ट्रासोनिक पर टिक लगाइएगा। इंफ्रासोनिक का भी इस्तेमाल किया जाता है। चलो उसके बाद देखिएगा कि टॉर्च में किस सेल का प्रयोग किया जाता है। तो टॉर्च में शुष्क सेल का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत रक्त कणिकाओं की औसत जीवन जो अवधि है वो कितना है। तो यह अवधि जो होता है यह 5 से 7 दिन का होता है। ठीक है, 5 से 7 दिन का श्वेत रक्त कणिका, इसको ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। और वहीं अगर आरबीसी का पूछता, रेड ब्लड का, तो इसका 20 से लेकर के 120 दिन का इसका होता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि गर्म सूप स्वादिष्ट होता है क्योंकि। देखिए गर्म सूप जो होता है स्वादिष्ट होता है, इसका कारण क्या है। तो देखिए गर्म सूप जो होता है ये स्वादिष्ट होता है, इसका कारण क्या है, तो पृष्ठ तनाव इसका कम हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स, तापमान में वृद्धि के साथ तरल पदार्थों का पृष्ठ तनाव घट जाता है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो गर्म सूप का पृष्ठ तनाव ठंडे की तुलना में कम होता है और गर्म सूप किसी व्यक्ति के जीभ के बड़े क्षेत्र में फैलता है और यह गर्म सूप ठंडे सूप की तुलना में अधिक स्वादिष्ट होता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कौन सी रासायनिक घटना है। तो इसमें से देखिए दूध से दही का जमना यह रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, बाकी जो है भौतिक अभिक्रिया है। उसके बाद देखिएगा कि जब सल्फ्यूरिक अम्ल कांच व जल सल्फ्यूरिक अम्ल कांच और कार्बन डाइसल्फाइड के यहाँ पर अपवर्तनांक दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक जो दिया गया ये कार्बन डाइसल्फाइड का है। पूछा गया कि प्रकाश की गति न्यूनतम किस में होगी। जिसका जो है सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक होगा उसमें प्रकाश की गति सबसे न्यूनतम होगी। तो देखिए कार्बन डाइसल्फाइड का अपवर्तनांक जो है सबसे ज़्यादा है, यानी कि प्रकाश की गति इसी में न्यूनतम होगी। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा कार्बन डाइसल्फाइड है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पूछता कि प्रकाश की गति अधिकतम किस में होगी, तो सबसे कम जो है यह जल का है, तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रकाश की गति होगी। इस तरह से इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि गुरुत्वाकर्षण जी का मान जो है कितना है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। फ्रेंड्स
बताइए कि सेशन कैसा लगा है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। एक पार्ट और मैं आपको साइंस का कवर करवाऊंगा, उसके बाद पूरा साइंस कंप्लीट हो जाएगा।